बेटा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन एंड द रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, किसके लिए, कॉमन एंड एक्सरे डिजीज के लिए होता है। वेरी गुड। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, लेबोरेटरी टेक यूनिट कौन सा चला रहा है? ये सब मुझे कुछ करते हो हमने पढ़ना। हाँ चलो अब आ जाओ बेटा डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, अभी पढ़ के गए थे ना, उसको पहचानने के लिए। हाँ सपोज कर लो कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो उसको खांसी आ रही है या उसको सर्दी है या उसको छींक आ रही है, उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई है, तो मैं एक प्रिजम्पशन बनाऊंगा इसको कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि अच्छा इसको ठंडे या चिल्स दे करके फीवर आ रहा है, उसका मलेरिया हो, या हम सोचेंगे इसको रिको ऑर्बिटल में पेन हो रहा है, आंखों के आसपास पेन हो रहा है, बोन में पेन हो रहा है, डेंगू हो सकता है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे बेटा टेस्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है बेटा, पहचानने के लिए किसको, डिजीज को या इन्फेक्शन को, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों के बीच में। देखो दो चीज़ें होता है, एक फॉरेन बॉडी होती है, एक हमारी खुद के शरीर होती है। जो फॉरेन बॉडी होती है वो क्या निकालती है बेटा, एंटीजन। सपोज करो मुझे किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि एंटीजन मेरे शरीर के अंदर है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, वो क्या करता है बेटा, हमारे प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, लड़ाई होती है, ठीक है, फाइटिंग होती है, तो क्या होता है उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है ना, उसी किट में मुझे पता चलता है, ठीक है, जो हम टेस्ट कराते हैं उसी को पहचानते हैं। तो हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है और स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसके लिए। अभी आगे से बात, कितनी बातें समझ आ गई। इसका क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्वालिटी एश्योर करते हैं, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, ठीक है, रिपीटेबिलिटी को रिलायबिलिटी बोलते हैं, समझ गए, ये दोनों की बात है। उसके बाद आ जाओ आगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। सीरोलॉजी जो होती है सीरम की स्टडी करते हैं। अब सपोज कर लो तुमने पहले क्या निकाला, वेन से ब्लड ड्रॉ किया, उसमें क्या था, उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ है। अब क्या होता है, जिसमें तुमने जिस कंटेनर में निकाला बेटा, उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं, उस पर क्या करते हैं, मशीन पे चलाते हैं, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो जितने भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सीरम मेरा होता है, तो सीरम मेरा स्ट्रेट हो गया। अब उस सीरम को हम क्या करते हैं, टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सीरोलॉजिकल स्टडी ऑफ सीरम, सीरम कैसे बना आपको पता चल गया। सीरोलॉजिकल टेस्ट होती है, किसको डिटेक्ट करता रहता है, एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है ब्लड से। किसमें यूज करते हैं, डायग्नोसिस में, स्क्रीनिंग में या मॉनिटरिंग। एक होता है डायग्नोसिस, दूसरा होता है स्क्रीनिंग। ये दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, डायग्नोसिस हम तब करते हैं, सपोज करो तुम मेरे पास आए हो, ठीक है, तुमको क्या हो गया, सपोज कर लो कि तुम दो दोस्त हो, ठीक है, इसको पहले क्या था, वायरल में इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, आप इनके साथ रह रहे हो, आप अभी भी एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ठीक है, उस बीच में हम टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं ना कि आपके अंदर एंटीजन पहुंचा है कि नहीं इस वायरस का, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। सिम्टम आने से पहले मैंने बताया, अब सिम्टम आने के बाद पता लगा रहे हैं, ये अंतर होता है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है, सेम मैंने बोला दोनों के बीच में लड़ाई होगी, उसी को पहचानना होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी को पहचानना होता है। ये क्या होता है बेटा, हाईली स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होता है। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि वो टेस्ट बहुत अच्छा है, जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। समझ गए, इतनी बातें समझ आया। अब सेंसिटिविटी होता क्या है, जानोगे सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं। सपोज कर लो किसी बच्चे को डिजीज और वो जो डिजीज हो पॉजिटिव दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है, मतलब वो 100% डिटेक्ट कर लेता है। तो जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी डिजीज, मतलब वो टेस्ट अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, विजिबल रिएक्शन, सच एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कलर चेंजेस, ये सब होता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्प होना, क्या होना, चिपक जाना, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे बैठ जाना, समझ गए। सपोज कर लो अंडे में नमक डालते हो, घी मिक्स करते हो, तो नीचे बैठ जाता है ना,
तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन में ध्यान दोगे तो एक दूसरे से क्लम्प हो जाता है। कलर चेंजेस क्या होता है, जो एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन होता है बेटा, एक फ्लोरोस्कोप माइक्रोस्कोप होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है। उस पर देखोगे तो कलर दिखेगा। जितना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी दिखेगा। ठीक है, इसी के बेस पे ये तीनों समझ आ गया ना। अब एक एक बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेलुलर टेस्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एलेजा के अंदर फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये टेस्ट का नाम याद होना चाहिए। क्या हो गया, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एलेजा, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। समझ में क्या बेटा, ये बेटा मतलब आएगा। उसके बाद आता है बेटा सेलुलर टेस्ट का टाइफाइड। अब एक पीछे हट याद रखो, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। बताया रहेगा इसमें क्या होता है बेटा, डिटेक्ट किसको करते हैं, एंटीबॉडी को, किसके अगेंस्ट, साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट। तो जो आपका टाइफाइड फीवर होता है वो साल्मोनेला से होता है, तो साल्मोनेला का कोई एंटीजन होगा। ठीक है, हम क्या एंटीबॉडी ला करके पर्टिकुलर इसके लिए हम क्या डिटेक्ट कर लेंगे, साल्मोनेला का एंटीजन डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट क्या होगा, एंटीबॉडी टाइटर इमीडिएट इन्फेक्शन। यहाँ से देखो बेटा इसमें क्या है, ये नॉर्मली, ठीक है, ये क्या था पहले सैंपल डालेंगे। ठीक है, अब इस दूसरे में क्या करना है कि हम एंटीबॉडी, तो ध्यान से देखोगे सब चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब कैसा चेंजेस दिख रहा है ध्यान से देखो, चेंजेस तो वो एग्लूटिनेट हो रहा है या प्रेसिपिटेट हो रहा है। ध्यान से देखो ना, एग्लूटिनेट हो रहा है ना, चिपक रहा है ना, अलग से दिख रहा है ना। उसके बाद आगे आएगा सेरोलॉजिकल टेस्ट, एचआईवी आया बेटा आंसर क्वेश्चन का। एचआईवी पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, एलाइजा करते हैं। उसके बाद रैपिड कार्ड टेस्ट होता है। देखोगे कार्ड टेस्ट होता है ना, कैसा देखिए कार्ड टेस्ट होता है, अभी आगे आएगा दिखाऊंगा कैसा होता है। अरे नहीं होता है, जिसमें फिट होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद तो उसको रैपिड कार्ड टेस्ट करते हैं, वो किसी मलेरिया के लिए होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है, किसी के लिए भी रैपिड होता है। उसके बाद वेस्टर्न ब्लड कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एचआईवी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम क्या है, एलाइजा। कन्फर्मेटिव टेस्ट का नाम क्या होगा बेटा, कंफर्मेटिव टेस्ट का नाम वेस्टर्न ब्लॉट। मैंने क्या बताया था, आरएनए के का करोगे, डीएनए के का करोगे, सोनोग्राफ लिखा था ना, SNOW DROT बोला था, नहीं समझ में आया। एस लिखो, स्नो लिखो, हाँ ये लिखा है ना, दिखा दो सबको बेटा। ठीक है, तो एस से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यस हो गया ना। स्नो का स्पेलिंग क्या होता है, ऐसे होता है ना, यस हो गया डीएनए के लिए। ठीक है, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है। तो बेटा यहाँ पे हम एचआईवी में क्या डिटेक्ट करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। तो याद हो जाएगा ना, जहाँ प्रोटीन को डिटेक्ट करोगे वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट होगा, जहाँ पे आरएनए को डिटेक्ट करोगे वहाँ पे नॉर्दर्न हो जाएगा। ठीक है, और साउदर्न किसमें हो जाएगा, डीएनए के जहाँ डिटेक्ट करोगे। कितने बातें समझ आ गई ना। तो एचआईवी में क्या डिटेक्ट करते हैं, प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं। कौन सी प्रोटीन, P24 सरफेस एंटीजन होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सरफेस एंटीजन लिखो, ब्रैकेट में P24 लिखो, P24। कितनी बातें समझ आ गई। हम क्या डिटेक्ट करते हैं बेटा, वही एंटीजन एंटीबॉडी, हमारा काम ही इसका। उसके बाद आ जाओ बेटा सीरोलॉजिकल टेस्ट खाते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो हेपेटाइटिस होती है वो किससे होती है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, उसमें एक सरफेस एंटीजन होता है, एक कोर एंटीजन होता है। ठीक है, तो जो सरफेस एंटीजन होता है, अगर सरफेस एंटीजन मारती HBS, यस सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये क्या बताता है बेटा, हेपेटाइटिस बी के लिए। अब क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी के लिए क्या, देखो इसमें क्या होता है बेटा, कई सारे होते हैं, बस इतना याद रखो कि HBAS जो होती है वो सरफेस एंटीजन होती है। तो अब क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होती है। जो HBC होती है वो हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट होती है।
ठीक है, इसके अगेंस्ट कौन बनेगा? एंटी-एचबी एन। ठीक है, ये बातें समझ आ गई? बस इतना याद रखो, जो सरफेस एंटीजन होता है, एंटीजन है ना, तो क्या काज करेगा? हेपेटाइटिस काज करेगा। ठीक है, और अगर वही सरफेस एंटीजन उसके बाद एंटी-एचबी सी जो होता है वो हेपेटाइटिस सी के लिए होता है। देखो उसमें सी है तो सी के लिए होगा। ठीक है, और इसमें बहुत डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो। ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा? ठीक है, अगर ये मिल रहा है टेस्ट में तो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ये मिल रहा है हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डायग्नोसिस यूज कर सकते हो। यहाँ भी ये लेगा, दो इलेक्ट्रिक एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रिक कई तरह यूज करते हैं। हाँ, क्या होगा बताओ? ये समझ में आ गया बड़े? अब देखो बेटा, तुम्हारा और पे सिफिलिस होता है। ठीक है, सिफिलिस किससे होता है तो बताएगा? वो रेडनेस किससे होता है? ट्रिपैनोमा सिफिलिस होता है। ठीक है, ट्रिपैनोमा से क्या होता है? सिफिलिस होता है। तो सिफिलिस के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं वीडीआर करते हैं। जो सिफिलिस होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, फिर इसके टेस्ट में बेटा वीडीआर टेस्ट करते हैं, उसके बाद आरबीआर टेस्ट करते हैं। नाम थोड़ा थोड़ा सुन लो बस, वीडीआर में क्या होता है पूछा जाएगा। सिफिलिस को कौन टेस्ट करते हो तो वीडीआर करते हैं। बाकी एक आरबीआर टेस्ट भी होता है, टीपीएचए टेस्ट भी होता है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ भी एंटीजन एंटीबॉडी बताते हैं कि ट्रिपैनोमा इससे होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको। तो सिफिलिस होगा कैसा होता है? अल्सर देखोगे तो जेनाइटल आर्गन पे कभी पेशेंट देखना तो उसके जेनाइटल एरिया में या मोस्टली जेनाइटल एरिया में होता है, होने के लिए कहीं भी हो सकता है। तुमको ऐसा दिखेगा इस टाइप का। आगे आगे डेंगू के लिए बात करते हैं। तो याद करो डेंगू का वैल्यू याद करोगे। कौन सी वैल्यू याद करोगे? 5 दिन याद करोगे। अगर साइन और सिम्टम आने के 5 दिन के अंदर टेस्ट कराते हो तो टेस्ट का नाम होता है NS1। 5 दिन और 5 दिन के बाद कराते हो तो उसका नाम होता है IgM। ठीक है, यही कैरेक्टराइजेशन समझ आया? 5 दिन के पहले क्या कराओगे? 5 दिन के बाद क्या कराओगे? ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, ये यम और जी का मतलब क्या होता है? एम अगर IgM पॉजिटिव आ रहा है ये बताता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पहले का IgG आ रहा है। जी को सी कर सकते हो, देखो जी सी की तरह दिख रहा है ना, इसको बोल सकते हो क्रोनिक इन्फेक्शन है, काफ़ी सालों से, महीनों से। ठीक है, तो IgM बताता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है, जी बताता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है। ठीक, कितने बातें समझ आ गई बेटा? आगे बढ़े, सुनो, लिखो मत ज़्यादा, लिखो के कहीं खोल लोग मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाके पढ़ लिया सब बताएंगे। तो सुनोगे तो याद होगा, सीखोगे तो। अब आता है क्या एडवांटेज क्या है सीरोलॉजी का? देखो रैपिड बहुत तेजी से होता है। ठीक है, कोई भी मलेरिया टेस्ट करना हो 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, सिंपल होता है। एक क्वेश्चन का कॉस्ट इफेक्टिव। सपोज कर लो कि एक टेस्ट है आपका जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 90% है। ठीक है, लेकिन उसकी कास्ट 2 रुपये। दूसरा जो होती है एक टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 100% या 99% है, लेकिन उसकी कास्ट 5000 रुपये है। अब कौन सा टेस्ट प्रीफर करोगे? ये जिसकी मतलब कास्ट कम। आज समझ ना, हमेशा पेशेंट के हिस्ट्री में देख करके कास्ट डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 रुपये और ज़्यादा लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? फिर दूसरा टेस्ट कराएंगे, हो सकता है कि उसका पूरा पैसे बच जाए। तो कास्ट इफेक्टिव का मतलब होता है। उसके बाद आता है यूज पूरा का मास स्कैन। मास स्कैन का मतलब क्या होगा? पूरी क्लास का ब्लड प्रेशर करता है। ठीक है, और मिनिमली इन्वेस्टिव होता है, क्या ब्लड है तो निकाल रहा है और कुछ तो कर नहीं रहे हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें कुछ भी नहीं निकालते, यूनिट्स हो जाते हैं।
उसके बाद आता है बेटा लिमिटेशन क्या हो सकती है। हाँ ध्यान देना, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब गलती से पॉजिटिव हो गया या गलती से नेगेटिव हो गया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है बेटा कि डिजीज था नहीं, पॉजिटिव होता है, उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब डिजीज नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव में क्या है, डिजीज है टेस्ट नेगेटिव है। समझ में आया ना, ये मतलब होता है। उसके बाद विंडो पीरियड की स्टोर होती है। विंडो पीरियड किसको बोलते हैं बेटा, सपोज कर लो कोई अनसेक्सुअली मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लो, ठीक है, जिस बंदे से किया या जिस बंदे से किया उसको क्या था बेटा, HIV पहले से, ठीक है। तो जो HIV का नेक्स्ट सिम्टम आएगा ना वो 5 से 10 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है, 5 से 10 साल बाद आता है। बेटा जिसके साथ हो रहा है उसको होगा, बेबी को भी हो सकता है अगर बेबी हो रहा है, ठीक है। तो कितने साल बाद होगा बेटा, 10 से 12 नहीं, 5 से 10 साल के बीच में समय। उस पीरियड में सिम्टम तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन डिजीज अंदर है ना, उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। समझ में आया। उसके बाद आता है बेटा क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, क्रॉस रिएक्टिविटी में क्रॉस कभी कभी किसी दूसरे एंटीजन पे दूसरे एंटीबॉडी में रिएक्ट कर सकती है, तो इसका लिमिटेशन है, ठीक है, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। आगे चले। उसके बाद आता है बेटा रिजल्ट रिकॉर्डिंग एंड इम्पोर्टेंस। जितनी भी रिजल्ट होती है बेटा हम डिटेल फॉर्म में पेशेंट को देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इतने पेशेंट का करना मुझे सबका याद हो जाएगा, या उसको मैं बता दूँ कोई जरूरी हो उसको याद हो या भूल जाए, उसको यूनिट ही ना पता, उसको रेफरेंस वैल्यू ही ना पता। तो इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेट हो बेटा जो हम टेस्ट कर रहे हैं, एक लिमिट मात्रा में कंसंट्रेशन में हम यूज करें जो भी एंटीबॉडी एंटीजन टाइटर या ब्लड सबका। उसके बाद पेशेंट के मैनेजमेंट पे हेल्प करता है बेटा, क्यों, क्योंकि उसको डॉक्टर देखता है फिर कोई और देखेगा। लीगल और मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस के लिए बेटा, सपोज कर लो कि लीगल और मेडिकल लीगल का मतलब क्या होता है बेटा, सपोज कर लो पेशेंट ने आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी कि आपने मेरा अच्छे से जांच नहीं किया था, अच्छे से इलाज नहीं किया, ये कोर्ट केस हो गया। अब पुलिस आपसे या कोर्ट क्या मांगेगी, एविडेंस मांगेगी, आपके पास रहेगा तो तो होगा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और क्वालिटी एश्योर करता है। उसके बाद आता है बेटा टाइप ऑफ लेबोरेटरी रिकॉर्ड। इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट जो रजिस्टर्ड होता है, इक्विपमेंट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड करना पड़ता है, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ क्वालिटी से हो। उसके बाद आता है बेटा रीजनल रिकॉर्डिंग मेथड क्या क्या हो सकता है। एक मैनुअल पहले देखोगे ना, मैनुअल एक रजिस्टर में चलाते हैं फिर कंप्यूटर पर भी चलाते हैं, तो मैनुअल होता है, कंप्यूटराइज्ड हो गया, दो हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आता है गाइडलाइन फॉर द रिजल्ट रिकॉर्डिंग। कौन कौन सी गाइडलाइन होनी चाहिए बेटा, क्लियर एंड लेजिबल इंटायर होनी चाहिए, प्रॉपर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी चेक कर रहा है। सपोज करो पैथो का टेस्ट हो, आप लैब में काम करते हैं ना, आपके जो सीनियर होंगे वो कौन होंगे, पैथोलॉजिस्ट होंगे, जो एमडी मेडिसिन वो एमडी पैथोलॉजिस्ट कर रहे हैं, MBBS के बाद एमडी पैथोलॉजी होता है वो कर रहे होते हैं, वो आपके बॉस होंगे, उन्होंने साइन करना जरूरी है, ठीक है। तो हायर अथॉरिटी सिग्नेचर हो जाएगा। आप तो टेस्ट करके दोगे उनको ना, रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन वो करेंगे, आपका काम है सही से रिपोर्ट बना करके मतलब लैब में लगा करके दे देना, ठीक है। उसके बाद उस पर डेट और टाइमिंग कितने बजे आप लगा रहे हो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जिस बंदे का है जो वॉल पे लिखा हो जाते हैं उसी का है, लेकिन दूसरे को नहीं लगा के रहे, ये सब एक्यूरेसी होता है। उसके बाद आता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, क्या क्या हो सकता है, वही बताए रेफरेंस रेंज होता है, हमने आपको सुबह सुबह बताया था ना कि हर लैब की अपनी रेफरेंस वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद हम दिमाग में एक क्लिनिकल सपोज कर लो कि थायराइड का पेशेंट आ रहा है, हम TSH ही तो कराएंगे ना, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अंडर स्टैंड टेस्ट की ससेप्टिबिलिटी और स्पेसिफिसिटी भी बताया, ये सब होनी चाहिए बेटा। उसके बाद आ जाओ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट। ध्यान से दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सुनना। कभी भी किट की जो टेस्ट होती है बेटा उसमें 2 लाइन पॉजिटिव होती है। जो कंट्रोल पॉजिटिव आती है तो ये बताता है क्या कि ये किट सही है। कंट्रोल क्या बताता है, ये किट सही है। जो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आता है वो टेस्ट रिजल्ट को बताता है। अगर कंट्रोल के साथ साथ टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, कंट्रोल पॉजिटिव है टेस्ट नेगेटिव है इसका मतलब तो नेगेटिव रिजल्ट है। कंट्रोल ही नेगेटिव है, कंट्रोल ही नेगेटिव आया
तो इसका क्या मतलब है कि वो किडनी ही खराब है। मतलब टेस्ट तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबसे पहले किट सही होना चाहिए। तो कंट्रोल ये बताता है कि मेरा किट सही है, ठीक है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव रिजल्ट है, टेस्ट नेगेटिव अगर नेगेटिव रिजल्ट है, कंट्रोल नेगेटिव है तो किट खराब है। कितने मतलब समझ में आया ना? तो ध्यान दीजिए। इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन एक्सपोजर मे रिक्वायर कंफर्मेटरी टेस्ट क्लिनिकल कोरिलेशन एसेंशियल है। ये मैंने जो बताया वो हो गया। अब कैसे होता है वो बताया। उसके बाद आ जाओ बेटा, ये देखो ध्यान से, इसमें कंट्रोल पॉजिटिव है ना, ये क्या है नेगेटिव है, ये कंट्रोल पॉजिटिव है, ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ये कंट्रोल ही नेगेटिव होता तो क्या असर होता है? किट खराब। ऐसा समझ में ना? तो ध्यान से देखो, मैं इमीडिएट एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन कंसीडर विंडो पीरियड रिट्रीट टेस्टिंग क्रिटिकल सस्पेक्ट, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उसके बाद आ जाओ लेबोरेटरी रिकॉर्ड मेंटेनेंस। इसमें क्या होगा, हम जो भी रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पेशेंट के बातों को, ठीक है, डॉक्टर का काम होता है या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है सपोज वो कुछ बताएगा नहीं, जब तक आप पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे ना तब तक आपसे पेशेंट कोई शेयर नहीं करेगा। अगर उसको बेटा कॉन्फिडेंस में ले लोगे तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जिससे कि डायग्नोसिस बनाने में आसानी हो जाएगी। समझ में आया? क्यों बहुत सारे होता है ना कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन सी डिजीज मोस्ट कॉमन हो सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा डिजीज मोस्ट कॉमन हो सकता है। इससे बहुत फायदा होता है। समझ कर लो कि कोई पर्टिकुलर ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे पानी तो सबका सब सेम होता है ना, उस पानी की वजह से डिजीज हो रहा है तो एक आदमी की वजह से पूरे मोहल्ले को बचा सकते हो ना, ये इंपॉर्टेंस होता है। इस वजह से पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। टेस्ट करने से पहले, ब्लड निकालने से पहले सब कुछ से, ठीक है, सबसे पहले आप पेशेंट को कॉन्फिडेंट करो। इतनी बातें समझ में बेटा। उसके बाद आ जाओगे रिटेंशन ऑफ द लेबोरेटरी डेटा। इसमें क्या होता है बेटा, फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड लीगल गाइडलाइन, उस पर गाइडलाइन WHO का होता है, ठीक है। मेंटेन करोगे रिकॉर्ड को, उसके बाद सिक्योर करोगे डिस्पोजल को। वही होता है ना, अभी वेस्ट मटेरियल वाला पढ़ाया था मैंने कि कहाँ जो आप निकालोगे ब्लड, ठीक है, तो नीडल कहाँ डालोगे, किस कौन से में, ये बताओ। येलो होता है, रेड होता है, येलो में बेटा हमेशा वही बताने जा रहा हूँ बेटा, सुनो। जो सबसे पहले येलो होता है उसमें जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है या जो मेडिसिन होता है जो डिस्कार्ड हो रही है एक्सपायरी वाली वो डालेंगे। उसके बाद रेड वाले में रबर से रिलेटेड डालेंगे, ठीक है, जो रिसाइक्लेबल होता है रबर वाला। जैसे प्लास्टिक का सिरिंज है तो प्लास्टिक को रेड में डालेंगे, जो नीडल है उसको हम डालेंगे वाइट में, ठीक है, वाइट में डालेंगे। सुनो बता रहा हूँ मैं, येलो में डालोगे बेटा क्या क्या एनाटॉमिकल वेस्ट, रबर और रिसाइक्लेबल को रेड में डालोगे, जितने भी शार्प होते हैं उसको व्हाइट में डालोगे, मेटल वाइट और उसको क्या बोलते हैं, अरे कांच, ठीक है, कांच को क्या बोलते हैं, ग्लास, इसको डालोगे ब्लू, ठीक है, ब्लू में समझ आया ना। तो जो नीडल हो गया जो हम प्लास्टिक से यूज करते हैं तो प्लास्टिक को निकाल के किसमें डालोगे, रेड में, जो नीडल है उसको किसमें डालोगे, वाइट में। अगर दोनों लगा हुआ है किसमें डालोगे, वाइट में। समझ में आया ना। तो हमेशा प्रेफरेंस सिरिंज का इस पर डालते क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम लोग सवाल में पूछा जाएगा। इतनी बातें समझ आ गई ना बेटा। इसमें क्या हो गया, फॉलो इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गाइडलाइन, उस इंस्टीट्यूट या उस हॉस्पिटल का क्या गाइडलाइन है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। मेंटेन करोगे रिकॉर्ड को कितने समय तक, ठीक है, सिक्योर करोगे डिस्पोजल कहाँ पे क्या डालना है। उसके बाद आ जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्लान एक्टिविटी इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है, मतलब आप कब एक्यूरेट रिजल्ट करोगे, जब हर स्टेप आपका एक्यूरेट होगा तो रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। देखो प्लान एक्टिविटीज टू द इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट, मेंटेन रिलायबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी सर्विसेज, ग्रास क्लियर एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल फेज, मतलब सब फेज में आपका एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए तो रिजल्ट अच्छा है। अब आते हैं, सपोज कर लो कि तुम इसकी यूज करके ब्लड निकाल दो, उसमें तो रिजल्ट से गड़बड़ है, शुरू में ही गड़बड़ हो गया ना, रिजल्ट भी गड़बड़ है। तो प्रॉपर जो तरीके होता है, जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करना है। अब आते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या करोगे बेटा, डेली मॉनिटर करोगे टेस्ट को, ठीक है, कंट्रोल सैंपल अच्छे से यूज करोगे।
उसके बाद क्या करोगे कि डिटेक्शन एरर नो, या कोई गलती हो गई तो शुरू में पहचानेगा। एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल का मतलब लेबोरेटरी से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनल का मतलब ऐप से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या करोगे बेटा, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, प्रो एफिशिएंसी टेस्टिंग, इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब यूज करोगे बेटा। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, क्यों जरूरी है